नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी की ओर। तो आपको बता देते हैं किन्नौर से, जहां पर आज किन्नौर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। जी हां, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का किन्नौर दौरा 31 विकासात्मक परियोजनाओं की सौगात किन्नौर वासियों को देंगे। इलाके में 77 करोड़ रुपए की लागत से काम होगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 250 एमएलपी के 2 ऑक्सीजन संयंत्रों का लोकार्पण भी करेंगे मुख्यमंत्री। तो आज किन्नौर दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का 31 विकासात्मक परियोजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री इस मौके पर देंगे। इलाके में 77 करोड़ रुपए की लागत से ये काम जो है वो यहां पर पूर्ण करवाया जाएगा। 250 एमएलपी के 2 ऑक्सीजन संयंत्रों का लोकार्पण भी करेंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। आज किन्नौर दौरा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का 31 विकासात्मक परियोजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री इस मौके पर देंगे। किन्नौर से इस वक्त की बड़ी खबर, इलाके में 77 करोड़ रुपए की लागत से होगा ये काम। ये इस वक्त की बड़ी खबर किन्नौर से आपको बता रहे हैं। 250 एमएलपी 2 ऑक्सीजन संयंत्रों का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री अपने इस दौरे के दौरान करेंगे। अनिल संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। किन्नौर दौरा अनिल, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कितना महत्वपूर्ण, क्या कुछ रहेगा, उनके आगमन को लेकर तैयारियां कितनी कर ली गई हैं और कितने बजे पहुंचेंगे? जी, आज प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का जिला किन्नौर के मुख्यालय रिकांगपिओ में 1 दिवसीय दौरा है। यहाँ का उनका जो ये दौरा है मुख्यतः इसलिए भी है क्योंकि आज यहाँ पर जो जिला किन्नौर के मुख्यालय रिकांगपिओ में क्राफ्ट मेला, जो जनजाति प्रदेश के जो जनजाति क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए जो है यहाँ पर क्राफ्ट मेले का आयोजन किया गया, जो 5 दिन लगातार चलेगा। उसका जो है आज प्रदेश के मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा जिला किन्नौर में वे जितने भी विकासात्मक कार्य है पिछले 4 वर्षों का, उसका भी वो उद्घाटन व कुछ जो कार्यों का शिलान्यास भी करेंगे। जी बिल्कुल अनिल, हालांकि अब मुख्यमंत्री का यह आगमन जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, कई विकासात्मक परियोजनाओं के सौगात किन्नौर वासियों को मुख्यमंत्री आज के इस दौरे के दौरान देने वाले हैं। कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, वहां के लोगों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है आज के इस खास मौके पर? मुख्यमंत्री का पिछले दिनों भी यहाँ पर आगमन होना था, तो उस बीच जो है कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था। देखते ही बनता है कि यहाँ के जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि आगामी वर्ष 2022 के जो विधानसभा चुनाव होने हैं उस पर भी जो ये जो उद्घाटन और शिलान्यास जो मुख्यमंत्री करेंगे आज, वो जो है जरूर असर करेगा। और यहाँ के लोगों को भी जो पिछले 4 वर्षों के जो कार्यकाल में सरकार के जो विकासात्मक कार्य, उसके उद्घाटन और कितने काम जो सरकार ने किए वो भी देखने को मिलेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल नेगी इस तमाम जानकारी के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो किन्नौर का दौरा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आपको यहां पर बता देते, एक और आ रही है शिमला से, जहां पर पुलिस ने दबोचा हत्या का आरोपी। जी हां, पुलिस को यह बड़ी कामयाबी यहां पर हाथ लगी है। शिमला से इस वक्त की बड़ी खबर, बुधवार को पुलिस की गिरफ्त से हुआ था फरार, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया एक बार फिर से। तो पेशी के लिए कोर्ट ले जाया जा रहा था इस आरोपी को, लेकिन इस दौरान ये फरार हो गया था। ड्रोन कैमरे की मदद से ढूंढ निकाला इस हत्यारोपी को। तो बता दें आपको, इस वक्त की बड़ी खबर, खोजी कुत्ते की भी मदद जो है वो ली गई है। हत्या का आरोपी इस शख्स जो कि पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था, पुलिस ने वीडियो इसका जारी किया है कि किस तरीके से इसे पकड़ा गया है। पुलिस ने दबोचा है हत्या के आरोपी को। और जानकारी दे दें कि ड्रोन और खोजी कुत्ते की मदद इसे पकड़ने में ली गई और पुलिस द्वारा ये वीडियो जो है वो यहाँ पर जारी किया गया है। पेशी के लिए कोर्ट ले जाया जा रहा था इस आरोपी को और उस दौरान ये वहां से फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इसे एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया। ड्रोन कैमरे की मदद से ढूंढ निकाला गया इस कैदी को। विकास शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, एक बार फिर बड़ी कामयाबी यहाँ पर पुलिस को मिली है, फरार कैदी को ढूंढ निकाला है ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से। बिल्कुल, और देखिए कड़ी मशक्कत इसे कहेंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि 2 दिन पुलिस को लगे हैं इस आरोपी को ढूंढने में। क्योंकि दरअसल इस आरोपी को जो है वो कोर्ट में ले जाया जा रहा था कंडा जेल से, जो कि यहाँ से कुछ ही दूरी पे है। और ऐसे में जब तवी मोड़ बिल्कुल जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके पास में ही जब इसे जो है वहां ले जाया जा रहा था, कोर्ट के लिए ले जाया जा रहा था पेशी के लिए, तो वहां से हाथ छुड़ाकर जो है ये जंगल की तरफ भागा था। और इसी बीच जब पुलिस को ये जानकारी मिल रही थी कि इसकी लोकेशन कहीं हो सकती है, तो अलग अलग टीमें बनाई गई। 6th IRB की टीम
जो है बटालियन की जो टीम है वो बनाई गई। उसके साथ साथ बालूगंज पुलिस, जो यहाँ पुलिस थाना है, उसका अहम रोल था। उनकी एक टीम जो है, क्योंकि वो इस जंगल को जानती है, घना जंगल है चारों तरफ, और ऐसे में शिमला के इस इलाके में घना जंगल होने से आरोपी जो है वो छुपता फिर रहा था। 2 दिन उसको लगे, लेकिन 2 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने जो है वो उसे पकड़ लिया है। हालांकि ड्रोन एक बार फिर से बड़ी अहम भूमिका में रहा है। ड्रोन की मदद से जो है आपसी समन्वय बनाकर, और खास तौर पर क्यूआरटी की टीम इसलिए भी अहम हो जाती है, कई तरह की कठिन ट्रेनिंग से गुजरती है ये टीम। और ऐसे में अब जब ये जो कर्मी, जो ये आरोपी है, इस आरोपी की धरपकड़ यहाँ पर की गई है। तस्वीरों में देख सकते हैं, पुलिस ने देर शाम एक वीडियो भी जारी किया ड्रोन कैमरे का। जो तस्वीरें जो बयान करती हैं, वो साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरह से जो आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त से भाग रहा था, और सामने से जब पुलिस आ रही थी तो उसको देखकर भी वहां से भाग रहा था। लेकिन इसी बीच अब पुलिस को बड़ी कामयाबी यहाँ पर मिली है इस आरोपी को पकड़ने में। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि एक बार फिर जो खोजी कुत्ते हैं, यानी कि डॉग स्क्वाड की जो टीम है उनको, और उसके साथ साथ जो ड्रोन की जो टीम है, तो ये दोनों में आपस में समन्वय बिठाकर जो है अब जंगल में इसकी धरपकड़ की गई है। हालांकि रात के समय में इसे खोजना बहुत मुश्किल था आरोपी को, और ऐसे में जो हत्या का ये आरोपी है, पुलिस इसको पकड़ने में काफी जो है उत्साहित है। और ऐसे में स्मार्ट पुलिस का एक स्मार्ट तरीका जो है एक बार फिर देखने के लिए मिला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो खोजी कुत्ते की भी मदद जो है वो यहाँ पर ली गई, और ड्रोन के जरिए वीडियो जो है वो यहाँ पर जारी किया गया। एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी की ओर रुख करेंगे। आपको बता दें, बड़ी खबर इस बीच आ रही है, हिमाचल कोरोना अपडेट। कोरोना टेस्टिंग में भारी गिरावट दर्ज की गई है। जी हाँ, ये इस वक्त की अपडेट आपको बता दें। दरअसल बीते 24 घंटे में सिर्फ 3699 टेस्ट ही हो पाए हैं, जो कि टेस्टिंग की धीमी गति की ओर इशारा करें। टेस्टिंग में 50% की गिरावट दर्ज की गई है, यानी जो टेस्टिंग स्पीड पहले थी उससे बहुत कम। 51 नए केस जो है वो दर्ज किए गए हैं। इसका बड़ा कारण टेस्टिंग स्पीड में कमी आना भी है। 142 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं, तो 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना के चलते। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। अपडेट आपको बता रहे हैं, मौत का कुल आंकड़ा 3811 पहुंच गया है। तो कोरोना टेस्टिंग में भारी गिरावट प्रदेश में देखने को मिली है, और पहले के मुकाबले बहुत हद तक कम इसकी गति। बीते 24 घंटे में 3699 टेस्टिंग ही हो पाई है, और टेस्टिंग में 50% की गिरावट दर्ज की गई है। और हमारे सहयोगी अंकुश डोभाल हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकुश, पहले के मुकाबले अगर देखा जाए तो प्रदेश में टेस्टिंग स्पीड में काफी ज्यादा जो है वो कमी यहाँ पर दर्ज की गई है। क्या मुख्य वजह, क्या मुख्य कारण है? बिल्कुल, देखिए अंजलि, हिमाचल सरकार ने ये तय किया था कि रोजाना 10,000 से ज्यादा टेस्टिंग हो, लेकिन बावजूद इसके जो आम दिन भी है उसमें 7-8 टेस्टिंग हो रही है। लेकिन हमने शुक्रवार के दिन देखा कि शुक्रवार को केवल 3 से 4 हजार टेस्टिंग की गई है। लगातार स्वास्थ्य विभाग इस बात पर जोर दे रहा है कि टेस्टिंग, ट्रीटिंग और ट्रीटमेंट पर ध्यान दिया जाए, लेकिन बावजूद इसके जिस तरह से टेस्टिंग में कमी आ रही है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। जो तमाम हॉस्पिटल है वहां पर कहा जा रहा है कि जो अन्य बीमारी के मरीज आ रहे हैं या फिर तीमारदार आ रहे हैं उनकी भी टेस्टिंग की जाए, रैंडम सैंपलिंग पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाए, ताकि जो संक्रमण है उसको कम किया जा सके। जो आंकड़े कम हुए हैं बीते 24 घंटे में, कम मामले सामने आए, उसकी सीधी वजह टेस्टिंग कम होना है। सरकार को और प्रशासन को ध्यान देना होगा कि जो टेस्टिंग का लक्ष्य रखा गया उसे पूरा किया जा सके, ताकि संक्रमण की चेन जो है वो टूट सके। अंजलि, जाहिर तौर पर अंकुश, और ये कुछ अच्छे संकेत यहाँ पर इसलिए भी नहीं है क्योंकि अभी छुट्टियां, त्योहारी सीजन है, और काफी ज्यादा जो टूरिस्ट हैं वो पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। और ऐसे में अगर टेस्टिंग स्पीड में इतनी ज्यादा गिरावट दर्ज की जाती है तो शायद आगे के आने वाले खतरे को लेकर जरूर सतर्क होना पड़ेगा प्रशासन और सरकार को। बिल्कुल सही कहा अंजलि आपने कि हिमाचल प्रदेश एक पर्यटन राज्य है। बड़ी संख्या में जो तमाम पर्यटक हैं हिमाचल प्रदेश पहुंचते हैं। ऐसे में जो तमाम गतिविधियां हैं वो भी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही हैं, और ये देखा गया है कि जब भी गतिविधियां पटरी पर लौटी हैं तो संक्रमण बढ़ा है। इस बीच ये बेहद जरूरी है कि टेस्टिंग पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि लगातार यही बात कही जा रही है कि जब तक लोग ट्रैक नहीं होंगे, उनके टेस्ट नहीं किए जाएंगे, तब तक वो औरों को भी संक्रमण फैलाएंगे। ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि जिन लोगों को संक्रमण है वो घर पर रहें, या फिर अगर वो गंभीर रोगी हैं तो अस्पताल जाए, लेकिन जब तक उनके टेस्ट नहीं होंगे तब तक उनका संक्रमण सामने नहीं आएगा। ऐसे में बेहद जरूरी ये है कि टेस्टिंग पर सरकार ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे। जो लक्ष्य साधा गया है, जो लक्ष्य तय किया गया है,
उसको साधने की कोशिश की जाए। ये सरकार प्रशासन के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल अंकुश, ये तो बात हुई टेस्टिंग स्पीड की, जो कि बहुत ही धीमी गति से चल रही है, लेकिन वैक्सीनेशन जो यहाँ पर तेजी है, क्या वैक्सीनेशन में यहाँ पर तेजी आई है? क्योंकि अभी हमने हाल फिलहाल के दिनों में भी देखा कि जिन्हें दोनों डोज वैक्सीनेशन के यहाँ पर लग चुकी है, उसके बावजूद भी कोरोना के केसेस हो रहे हैं, सिम्टम्स आ रहे हैं। अब इस स्थिति में क्या कुछ चीजें जो है, रिकॉर्ड्स क्या कुछ निकलकर सामने आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अंजलि, हिमाचल की अगर हम बात करें तो 75% से ज्यादा जनसंख्या को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। 30 नवंबर का जो लक्ष्य है वो रखा गया है, 30 नवंबर तक पात्र जनसंख्या को दूसरी डोज लगा दी जाए। हिमाचल ने पहले डोज में भी चैंपियन बनने का काम किया। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि हिमाचल प्रदेश दूसरी डोज में भी सबसे आगे जाए। तो एक हिमाचल प्रदेश के ऊपर बड़ा दबाव ये भी है, लेकिन बावजूद उसके हम देखते हैं कि रोजाना 150 मामले या फिर 200 मामले सामने आ रहे हैं। ये चिंता का विषय है। सरकार लगातार लोगों से वैक्सीनेशन के लिए भी अपील करती चली जा रही है। हालांकि वैक्सीन के बाद भी लोग क्यों कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, ये सरकार और प्रशासन के सामने भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो वैक्सीन है वो एक बड़ी राहत ये है उससे कि वैक्सीन लगाने के जो तमाम, अगर उनके बाद उसको कोरोना संक्रमण होता भी है तो वो रोगी गंभीर रूप से जो है वो संक्रमित नहीं हो रहे। तो ये कहीं ना कहीं राहत की बात है। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने कहा था कि वृद्ध लोगों के वैक्सीनेशन पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि जो तमाम लोग बीते दिनों में जिनकी जान कोरोना की वजह से गई, वो ऐसा वर्ग था जिनकी आयु ज्यादा थी या फिर जिनको अन्य गंभीर रोग थे। ऐसे में वैक्सीनेशन पर सरकार ज्यादा ध्यान दे रही है। अच्छा अंकुश, क्योंकि अभी देखिए पर्यटन सीजन जो है बहुत ज्यादा पीक पर है, अभी आने वाले टाइम में क्रिसमस है और न्यू ईयर है। ऐसे में अभी हाल फिलहाल कोरोना संक्रमण में आए कमी के चलते कुछ हद तक ढील जो है वो जरूर यहाँ पर दी गई थी, लेकिन एकाएक पहाड़ों पर लगातार कोरोना के केसेस बढ़ने के बाद या ऐसी स्थिति यहाँ पर जो सामने आ रही है, क्या दोबारा से सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा इस पर विचार किया जा रहा है कि कम से कम अभी कुछ महीनों के लिए सख्ती को थोड़ा बढ़ाया जाए? बिल्कुल, देखिए अगर हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें अंजलि, तो 7.5% हिस्सा पर्यटन का है। एक बड़ा रोजगार लोगों का पर्यटन कारोबार के साथ जुड़ा हुआ है। लंबे समय से जब लॉकडाउन था तो ये तमाम मांगे की जा रही थी कि अनलॉक किया जाए, व्यवस्था को अनलॉक किया जाए, जो शर्तें रखी जा रही है पर्यटकों के लिए उसे खत्म किया जाए। वो सरकार ने खत्म की, लेकिन उसके बाद संक्रमण बढ़ा है, इसमें कोई राय नहीं है। लेकिन फिलहाल सरकार ऐसा कोई फैसला लेगी ये नजर नहीं आता, क्योंकि बड़े लोगों का रोजगार इस पर्यटन कारोबार के साथ जुड़ा हुआ है। गतिविधियां पटरी पर लौट गई हैं, सब काम हो रहे हैं, तो ऐसे पर्यटन कारोबार भी नहीं चाहेंगे कि उनका कारोबार बंद हो। लेकिन इस बीच ये बेहद जरूरी है अंजलि की कोरोना से बचाव के नियमों का पालन किया जाए। बार बार नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके ये तमाम दावे हैं ये प्रशासन तक ही सीमित रह जाते हैं या फिर सोशल मीडिया तक ही सीमित रह जाते हैं। लोग जब जाते हैं बाहर तो सही से नियमों का पालन नहीं करते। जब भीड़ होगी तो ये बेहद स्वाभाविक है कि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो सकता, लेकिन सैनिटाइजेशन और मास्किंग का ध्यान लोग अगर ध्यान रखें तो इस संक्रमण से हम लड़ाई लड़ सकते हैं। क्योंकि अभी महामारी का दौर है, सरकार प्रशासन पर सब कुछ छोड़ा नहीं जा सकता। लोगों के लिए बेहद जरूरी कि लापरवाही ना बरते और नियमों का सख्ती से पालन करें। अंजलि, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश डोभाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो 142 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं, लेकिन टेस्टिंग स्पीड में बहुत हद तक जो कमी है वो यहां पर दर्ज की गई है। बढ़ेंगे आगे, आपको बता दें कि 7 दिनों तक चले अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले का शुक्रवार को समापन हो गया। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने रेणुका जी पहुंचकर मेले का विधिवत रूप से समापन किया। राज्यपाल ने मुख्य परशुराम मंदिर परिसर में भगवान परशुराम की पालकी को कंधा देकर देवस्थल के लिए विदा किया। इस दौरान राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय मेले की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इस पावन धरा पर उन्होंने प्रदेश के लिए सुख समृद्धि की कामना करते हुए आरोग्य प्रदान करने की प्रार्थना भी की। उन्होंने कहा कि ये उनका सौभाग्य है कि उन्हें रेणुका जी की धरती पर शुभ मेले के अवसर पर पहुंचने का अवसर मिला है। रेणुका जी के पावन क्षेत्र में और भगवान परशुराम जी के पावन क्षेत्र में आकर इस मेले में मैं सम्मिलित हुआ हूँ। सबसे पहले आप सबको इस मेले के निमित्त शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान परशुराम तथा माता रेणुका जी के पदस्पर्श करके मैंने इतना ही मांगा है कि हमारे हिमाचल प्रदेश के सभी लोगों को सुख समृद्धि प्रदान करे, आरोग्य प्रदान करे और इन सब लोगों को आपका आशीर्वाद रहे।
मेरा सौभाग्य है कि इस वर्ष मैं इस रेणुका जी के नगरी में आ गया हूँ और भगवान परशुराम और रेणुका जी की पूजा करने का मुझे सौभाग्य मिला है। वैसे मैं गोवा से आता हूँ और गोवा से यहाँ आने के बाद ऐसा सौभाग्य मिलना बहुत मुश्किल होता है, परंतु माता रेणुका तथा भगवान परशुराम जी के आशीर्वाद से ये सौभाग्य मुझे मिला है। मैं समझता हूँ कि हम सब, आप सब की तरफ से, हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से मैंने रेणुका जी के आशीर्वाद प्राप्त करने का जो प्रयास किया है उसमें मैं सफल होऊंगा और हमारे पूरे हिमाचल प्रदेश वासियों को इसमें सुख, शांति, समाधान, समृद्धि प्राप्त होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। बढ़ेंगे आगे। उधर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कृषि कानून वापस लेने के फैसले का सीएम जयराम ठाकुर ने स्वागत किया। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गहन मंत्रणा के बाद कानून वापस लेने का फैसला लिया है और साथ ही सीएम जयराम ठाकुर ने शुक्रवार से ही शुरू हुए जीरो बजट खेती के फैसले का भी स्वागत किया। प्रधानमंत्री जी ने आज गुरु पर्व के इस अवसर पर तीनों कृषि कानूनों को निष्प्रभावी लेने का निर्णय लिया है और इस माह में जो लोकसभा का और राज्यसभा का संसद का सत्र शुरू होगा, केंद्र सरकार द्वारा इन तीनों कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाएगा। आज ही कृषि क्षेत्र से जुड़ा एक और अहम फैसला लिया है। जीरो बजट खेती यानी प्राकृतिक खेती, और हमें इस बात की प्रसन्नता है कि प्राकृतिक खेती की शुरुआत करने का हिमाचल प्रदेश को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ और हिमाचल प्रदेश में भी हम प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए भविष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। मैं इस निर्णय का भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो आज किया गया, इसका अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय आज लिया है, एक बार पुनः मैं इस निर्णय का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वहीं कृषि कानून वापस लिए जाने पर कांग्रेस विधायिका आशा कुमारी ने इस फैसले को उपचुनाव में मिली हार करार दिया है और आपको बता दें, उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन कानूनों का पहले ही विरोध कर रही थी और ये कानून किसानों के हक में नहीं है। आशा कुमारी ने पूछा कि केंद्र सरकार ने ये कानून वापस ले तो लिए, लेकिन आंदोलन की वजह से 700 किसानों की जान गई है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? यदि ये कानून नहीं लाए गए होते तो इन किसानों की मौत नहीं होती और ये किसान भी अपने परिवार के साथ होते। देखिए, कृषि कानून, पहली बात कांग्रेस का शुरू से ये स्टैंड रहा है कि ये कानून है ही गलत, थे ही गलत, और भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री और उनके सारे मंत्री जो हैं, अहंकार में आकर के उन्होंने इन कानूनों को वापस लेने से इनकार किया शुरुआती दौर में, जबकि सबको मालूम था कि ये कृषकों के हक में नहीं है। और दूसरी बात ये कि जहां हम इन कानूनों को वापस लेने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक जो हमारा तरीका होता है, बिल्कुल ही सत्याग्रह टाइप का हमारा रहता है कि हम कोई वायलेंस नहीं करते, कांग्रेस पार्टी वायलेंस में बिलीव नहीं करती है, तो हमने अपने तरीके से बात उठाई। मगर इस मौके पे सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो 700 से ज्यादा किसान जिनकी इस आंदोलन में जान चली गई, उसका जिम्मेवार कौन है?
वहीं आपको बता दें कि वीरवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के डलहौजी विधानसभा दौरे पर कांग्रेस विधायक आशा कुमारी पर सीएम बनने की अफवाह फैलाने के आरोप पर आशा कुमारी ने पलटवार किया। आशा कुमारी ने इसे उपचुनाव में मिली हार की बौखलाहट करार दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनने की अफवाह नहीं फैलाई जाती, कोई भी विधायक मुख्यमंत्री बनने का पात्र होता है, इसमें अफवाह फैलाने की बात ही नहीं है। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर 5 बार विधायक बने हैं, जबकि मैं 6 बार विधायक चुनकर आई हूं और विधानसभा में सबसे वरिष्ठ विधायक हूं। 2022 में कांग्रेस प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी और मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला कांग्रेस आलाकमान करेगा। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।